अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज की वीडियो जीके स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट की जो एप्लीकेशन है उसके अनाउंसमेंट के बारे में है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो बार-बार पूछते थे कि कब जीके स्कॉलरशिप की अंडर ग्रेजुएट के लिए जो एप्लीकेशंस हैं वो ओपन होंगी। तो फाइनली उन सब स्टूडेंट के लिए जो ये चीज़ बार-बार पूछ रहे थे उनका जो वेट है वो ओवर हो चुका है और जो एप्लीकेशंस हैं वो एक्चुअली अनाउंस हो चुकी हैं। तो हम बात करेंगे कि इस बार जो जीके स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपने किस तरह से अप्लाई करना है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना होना चाहिए और परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको कितने चाहिए। इसी तरह आप किन-किन डिग्री प्रोग्राम को स्टडी कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होगा। जीके स्कॉलरशिप है फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2023, उसकी डेडलाइन क्या होगी, आपने फॉर्म किस तरह से गेट करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। सो आई होप सो कि आप एक्टिव हैं और गौर से इस वीडियो को सुनने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे मैं डिस्कस करूँगा रिगार्डिंग द जीके स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो स्टार्ट करते हैं कि जो जीके स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, मीन्स कि जीके स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट 2023, उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। और सबसे पहले आते हैं कि अगर आपने जीके स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपके पास और आपके जो पेरेंट्स हैं इन दोनों के पास जो कोरियन नेशनैलिटी है वो नहीं होनी चाहिए। ना आप कोरियन नेशनैलिटी को होल्ड करते हो और ना ही जो आपके पेरेंट्स हैं वो जो है कोरियन नेशनैलिटी को होल्ड करते हो। क्योंकि हम जीके स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, सो यू मस्ट बी अंडर 25 ईयर ऑफ एज व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द जीके स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में लाज़िमन रखना है। और वीडियो को फर्दर प्रोसीड करने से पहले एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ, वो ये कि जो जीके स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जब आप अप्लाई करने लगें, तो जो गाइडलाइंस इश्यू की जाएँगी, उन गाइडलाइंस को आपने मस्ट फ़ॉलो करना है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो उस गाइडलाइंस में आप क्लियरली समझ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको वो चीज़ कन्वे कर सकूँ या वो मीनिंग कन्वे कर सकूँ। तो इट्स मीन कि ना सिर्फ़ जो मैं बता रहा हूँ उनको सुनना है, बल्कि खुद भी जो गाइडलाइंस हैं उनको गो थ्रू करना है और उनको रीड आउट करना है, ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि एक्चुअली जो जीके स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है उसको किस तरह से सबमिट करना है और डॉक्यूमेंट किस तरह से रिक्वायर्ड होते हैं। एंड ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपका एक क्यूरी होती है जीके स्कॉलरशिप से रिलेटेड, वो सारी उन गाइडलाइंस के अंदर ऑलमोस्ट कवर अप हो रही होती हैं। तो कोशिश करनी है कि उन गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करना है और इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर रीड आउट करना है। क्योंकि वो गाइडलाइंस, वो इंस्ट्रक्शन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी कवर अप कर रही होती हैं। और माइट बी पॉसिबल कि ईच ईयर जो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी चेंज हो या थोड़ी डिफरेंट हो सकता है थोड़ा क्राइटेरिया चेंज हो जाए। तो कोशिश करनी है कि जब कहीं भी जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो गाइडलाइंस जो हर ईयर की इशू होती हैं उनको मस्ट रीड किया करें और इंस्ट्रक्शन को मस्ट रीड किया करें। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके जीके स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन प्रोसीजर के अंदर। क्योंकि हम जीके स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए अगर मैं अप्लाई करूँगा तो मुझे बेनिफिट क्या मिलेंगे। मीन्स कि क्या-क्या चीज़ें इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर कवर अप होंगी। तो अगर आप जीके स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2023 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, जिनकी एप्लीकेशंस अनाउंस हो गई हैं, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जो स्टूडेंट की डिमांड होती है कि क्या हमारी ट्यूशन फ़ी कवर अप होगी? डेफ़िनिटली आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो कवर अप होगी। इसी के साथ-साथ आपको सेटलमेंट अलाउंस दिया जाता है, आपको मंथली अलाउंस दिया जाता है, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस कवर अप होती है, आपको एक एयर फेयर टिकट प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ आपकी जो कोरियन प्रोफिशिएंसी ग्रांट है, आपको वो इश्यू की जाती है। और ना सिर्फ़ ये, बल्कि जब आप इस स्कॉलरशिप के लिए आएँगे और जो कोरियन लैंग्वेज सीखेंगे, उस कोरियन लैंग्वेज जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसकी फ़ी भी स्कॉलरशिप के अंदर कवर अप होती है। इसी के साथ-साथ जब आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको डिग्री कंप्लीशन ग्रांट भी इश्यू की जाती है। इट्स मीन के नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं जो कि स्टूडेंट को मिलते हैं अगर स्टूडेंट इस अंडर ग्रेजुएट जो जीके स्कॉलरशिप है उसके लिए सिलेक्ट हो जाता है। तो आपने ट्राई करना है और मस्ट ट्राई करना है और कोशिश करनी है कि इस स्कॉलरशिप को विन कर सकें और अपनी प्रोफाइल और एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से सबमिट करना है। सो दीज़ आर द नंबर ऑफ बेनिफिट दैट आर एक्चुअली प्रोवाइडेड टू दोज़ स्टूडेंट हू गॉट सिलेक्टेड फॉर द जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम।
So it's mean there are number of benefits that can actually make you motivated to apply for this scholarship program. The next thing about GK scholarship for undergraduate program 2023 is ke who can apply, means ke what degree program I can actually study if I apply for the GK scholarship undergraduate program. तो आप दो किस्म के डिग्री प्रोग्राम्स को स्टडी कर सकते हैं अगर आप जीके स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि आप जो है वो बैचलर डिग्री प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं और जो दूसरा डिग्री प्रोग्राम है वो हमारे पास एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है। तो आप इन दोनों में से कोई भी डिग्री प्रोग्राम जो है वो चूज़ कर सकते हैं अगर आप जीके स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर बैचलर डिग्री की प्रोग्राम की बात की जाए तो बैचलर डिग्री जो प्रोग्राम होता है वो एक्चुअली 4 से 6 ईयर का डिग्री प्रोग्राम हो सकता है, प्लस 1 ईयर ऑफ हमारे पास जो कोरियन लैंग्वेज कोर्स है वो इंक्लूड होता है। लेकिन अगर बात की जाए एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम की, तो जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम होता है वो एक्चुअली 2 से 3 ईयर का डिग्री प्रोग्राम होता है और प्लस 1 ईयर ऑफ उसके अंदर एक कोरियन लैंग्वेज कोर्स होता है जो कि आपको करवाया जाता है। तो ये एक्चुअली 2 डिग्री प्रोग्राम है जिसको आप परस्यू कर सकते हैं थ्रू अंडर ग्रेजुएट जीके स्कॉलरशिप और इनका जो ड्यूरेशन होता है वो भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि वो एप्लीकेंट जो भी एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट हैं और जीके स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि जब आप अप्लाई करने लगे तो उस टाइम पर आपने एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट एक सर्टिफिकेट को सबमिट करवाना है। तो जब वो एप्लीकेंट जिन्होंने एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट सर्टिफिकेट को सबमिट करवाया होता है वो फाइनल राउंड ऑफ सिलेक्शन को क्लियर कर लेते हैं, तो देन उनको एक गिवन टाइम के अंदर जो कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपने अपना जो ऑफिशियल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है उसको प्रोवाइड करना होता है ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके माइंड में कन्फ्यूजन होती है कि अगर हम अभी रिजल्ट वेटिंग पर हैं और अभी हम ग्रेजुएट नहीं हुए, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो डेफिनेटली you can apply if you're expected to graduate on the basis of the expected to graduate certificate, but you have to submit the official graduation certificate once you clear the final round of selection. Next very important point for the GK scholarship 2023 undergraduate program application is which field I can study or which program I can study under the GK scholarship undergraduate program. तो इसके अंदर जो एक चीज़ है वो ये कि आप वो हर फील्ड ऑफ स्टडी को परस्यू कर सकते हैं या वो हर प्रोग्राम स्टडी कर सकते हैं अंडर बैचलर या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो कि आपको मेंशन किया जाएगा। मीन्स कि आप कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी को परस्यू कर सकते हैं जो कि एक्चुअली ऑफर्ड की जा रही हैं उस यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो कि एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी हैं जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। तो अब आपने ये देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जीके स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं एंड देन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं या फील्ड ऑफ स्टडी हैं जो वो यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं। तो देन आप उन फील्ड ऑफ स्टडी में से उन यूनिवर्सिटी में से यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं और फील्ड ऑफ स्टडी को चूज़ कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग कि आप सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट को और उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं जो कि यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन फाइल के अंदर मेंशन है। इसके अलावा आप खुद से कोई यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट चूज़ नहीं कर सकते। अब मुझे किस तरह से पता चले कि मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है या कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी मैं स्टडी कर सकता हूँ? मीन्स कि ये कहाँ से पता चलेगा? तो जब आप जीके स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म को गेट करेंगे, तो उस फॉर्म के साथ आपको एक फ़ाइल मिलेगी जिसको हम यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन फ़ाइल कहते हैं। तो उस फ़ाइल के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी कौन-सी डिपार्टमेंट को ऑफ़र कर रही है और कौन-सा फ़ील्ड ऑफ स्टडी आप परस्यू कर सकते हैं। तो आई होप कि ये भी चीज़ आपकी क्लियर है और ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ये फ़ाइल कहाँ से मिलेगी, आगे हम लेटर ऑन इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। द नेक्स्ट थिंग अबाउट जीके स्कॉलरशिप 2023 for undergraduate program application is that how much percentage of marks or GPA is required if I want to apply for the GK scholarship undergraduate program. तो जो आपका CGPA है वो एक्चुअली डिफरेंट स्केल में से हो सकता है। वो 4.0 स्केल में से भी हो सकता है, वो 4.3 स्केल में से भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो अगर 4.0 स्केल की बात की जाए तो अगर उसमें से आप जो मिनिमम 2.64 सीजीपीए को होल्ड करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें 4.3 स्केल की तो उसमें से अगर आप 2.80 का मिनिमम सीजीपीए होल्ड करते हैं तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर बात करें 4.5 स्केल की तो उसमें से अगर आप 2.91 होल्ड करते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह अगर बात करें 5.0 स्केल की तो उसमें से अगर आप 3.23 सीजीपीए को होल्ड करते हैं, दैट इज द मिनिमम सीजीपीए क्राइटेरिया, तो आप डेफिनेटली
अप्लाई कर सकते हैं जीके स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। और इसी के साथ-साथ अगर जो आपका जो स्कोर परसेंटाइल है वो 80% है और अबव है ऑन अ 100 पॉइंट स्केल, या आप अपनी क्लास के अंदर टॉप 20% स्टूडेंट में आते हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो गाइडलाइंस की मैं बात कर रहा हूँ कि आपने उनको पढ़ना है, उनको रीड आउट करना है, उस गाइडलाइन के अंदर आपको लास्ट पर एक जीपीए कन्वर्जन टेबल मिलेगा। उस जीपीए कन्वर्जन टेबल के मुताबिक आपने ये देखना है कि आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो कितना बन रहा है। पहले तो कोशिश ये करनी है कि क्योंकि हमें जो मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स में से मिलते हैं, हमें यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स मिलते हैं, और मीन्स कि हमारी जो ग्रेडिंग होती है वो परसेंटेज की फॉर्म में होती है यूजुअली, और जीपीए की फॉर्म में नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है कि अपना जो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन है, जो हायर स्कूल है, कोशिश करनी है कि उनसे वो जो अपने मार्क्स हैं उन्हें जीपीए के स्केल में कन्वर्ट करवा लें, अगर हो सकते हैं। तो इन केस अगर नहीं हो सकते, तो देन आपने एक ऑफिशियली इशूड डॉक्यूमेंट जो है अपने हाई स्कूल से और इंस्टीट्यूशन से आपको सबमिट करवाना पड़ेगा, जिसके अंदर वो अपने जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले तो कोशिश करें कि अगर कन्वर्जन हो जाती है आपकी मार्क्स की जीपीए के अंदर, इट्स वेल एंड गुड, बट इन केस ऐसा नहीं हो पाता, सो देन यू हैव टू सबमिट द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय योर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन डिस्क्राइबिंग देयर एजुकेशन ग्रेडिंग सिस्टम इन विच दे गिव ग्रेड टू देयर स्टूडेंट। इन केस अगर आपके जो मार्क्स हैं परसेंटेज वाले, अगर वो जीपीए में कन्वर्ट हो जाते हैं, या मीन्स कि अगर वो 4.0 के स्केल में, 4.3 के स्केल में, 4.5 के स्केल में, या 5.0 के जीपीए स्केल या सीजीपीए स्केल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो देन आपने जो जीके स्कॉलरशिप के आपको गाइडलाइंस मिलेंगी जिनको आपने मस्ट पढ़ना है, उन गाइडलाइंस के अंदर लास्ट पर आपको एक जीपीए कन्वर्जन टेबल मिलेगा। तो उस टेबल में जाना है और उस टेबल में जाकर देखना है कि जो भी स्केल आपका था, उस स्केल के अंदर आपका सीजीपीए कितना बन रहा है, एंड देन उस सीजीपीए के मुताबिक आपने ये देखना है कि आपका स्कोर परसेंटाइल कितना बन रहा है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द जीके स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसीजर, कि अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो मेरे लिए जो स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो किस तरह से होगा, मीन्स मुझे किस तरह से अप्लाई करना है। तो दो तरीके हैं जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। वन इज़ द एम्बेसी ट्रैक, अनदर वन इज़ द यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो अगर आपने एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना है, तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि आप 3 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं, और जो एक यूनिवर्सिटी है वो एटलीस्ट टाइप बी कैटेगरी में से होनी चाहिए। तो एक्चुअली 2 किस्म की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, टाइप ए एंड टाइप बी। बट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप थ्रू embassy track, then you must have to select at least one university from the type B. But if you talk about university track, तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में एक्चुअली क्या होता है कि आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं, आप 3 यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ नहीं कर सकते। और यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन किस तरह से करनी है, और कौन सा प्रोग्राम स्टडी कर सकते हैं, कौन सा प्रोग्राम नहीं, किस प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, और इस चीज़ के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया था। आई होप कि उस चीज़ के बारे में आपको कन्फ्यूजन अभी नहीं है, और अगर इन केस है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूँगा। बट आई होप सो कि वो चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर हैं कि यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन किस तरह से करनी है, और कौन से फील्ड ऑफ प्रोग्राम को हम स्टडी कर सकते हैं, या कौन से फील्ड ऑफ प्रोग्राम को हम स्टडी नहीं कर सकते। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ what document or certificate that I actually have to submit if I am applying for the GK scholarship for undergraduate program। मुझे कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, कौन से सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड हैं, किस डॉक्यूमेंट को मैं सबमिट कर सकता हूँ, किस डॉक्यूमेंट को मैं सबमिट नहीं कर सकता, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप जीके स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने लगेंगे, तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और कुछ सर्टिफिकेट सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट बेसिकली 6 होंगे जिनको आपने सबमिट करना है, जिसमें से सबसे पहला जो है वो आपका एक फॉर्म होगा जिसको हम एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, देन आपका स्टडी प्लान, देन आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, देन आपका मेडिकल असेसमेंट फॉर्म, एक आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सबमिट करवाना है, और इसी के साथ साथ आपको एप्लीकेंट एग्रीमेंट फॉर्म भी सबमिट करवाना है। तो ये 6 टोटल डॉक्यूमेंट हैं या फॉर्म हैं जिनको आपने सबमिट करवाना है जब आप जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने लगे। अब आपके माइंड में शायद क्वेश्चन हो कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेंगे या ये फॉर्म कहाँ से मिलेंगे। तो जब आप जीके स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म को गेट करेंगे, तो ये चीज़ें उसी एक डॉक्यूमेंट में होंगी। आपको इन डॉक्यूमेंट किसी जगह से सेपरेट नहीं कलेक्ट करना, बल्कि एक जो फॉर्म होता है उसी के अंदर ये सारे फॉर्म या डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको आपने फिल आउट करना है। और ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ये मैं अभी आपको लेटर ऑन बताऊँगा जब हम एप्लीकेशन डेडलाइन की बात करेंगे। तो अब बात करते हैं कि ये तो वो डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म थे जिनको हमने सबमिट करवाना है या हमने फिल आउट करना है। लेकिन अब बात करते हैं कि हमें कौन से ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जिनको हमने सबमिट करवाना है जब हम जीके स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने लगे। सबसे पहला जो सर्टिफिकेट
आपने सबमिट करवाना है अपने हाई स्कूल की जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, आपने उसको सबमिट करवाना है। देन आपकी जो एकेडमेटिक ट्रांसक्रिप्ट है, आपने उसको सबमिट करवाना है। इसी के साथ-साथ जो आपका प्रूफ ऑफ एज है या प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप का डॉक्यूमेंट है, उसको सबमिट करवाना है। अपने जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप है, उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाना है। इसी के साथ-साथ अगर आपके पास वैलिड टॉपिक लेवल स्कोर है या इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्कोर है, तो आप उसको भी सबमिट करवा सकते हैं, जो कि एक ऑप्शनल चीज़ है, मैंडेटरी नहीं है। मीन्स कि अगर आपके पास अवेलेबल है, तो देन वेल एंड गुड, आप सबमिट करवा सकते हैं। इन केस अगर आपके पास नहीं है, तो डोंट वरी, इट्स एन ऑप्शनल केस, आप उसको नहीं भी सबमिट करवा सकते। अगर आपने कुछ अवार्ड्स जीते हैं या कुछ आपके पास अवार्ड सर्टिफिकेट हैं, तो आप उनको भी सबमिट करवा सकते हैं। ये सर्टिफिकेट भी ऑप्शनल है, मीन कि अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, अगर इन केस नहीं है तो डोंट वरी, क्योंकि ये एक ऑप्शनल केस है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर हैं तो देन वेल एंड गुड, इन केस अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ कुछ ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो कि किसी स्पेसिफिक एप्लीकेंट से रेलेवेंट होते हैं, तो उन सर्टिफिकेट्स को या उन डॉक्यूमेंट्स को भी आपने सबमिट करवाना है। अब वो रेलेवेंट टू द एप्लीकेंट कौन से सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके लिए आपने देखना है कि क्या आप बैचलर के लिए जा रहे हैं या एसोसिएट के लिए जा रहे हैं। देन डिपेंडिंग अपॉन द बैचलर डिग्री प्रोग्राम और द एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, आपने क्या करना है, गाइडलाइंस में जाना है और वहाँ पर देखना है कि मेरे से रेलेवेंट कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि चाहिए। तो इन केस अगर कोई इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट, फॉर्म या सर्टिफिकेट अगर चाहिए, तो देन आपको उसे भी सबमिट करना पड़ेगा। क्योंकि हमने बात की थी कि अगर हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो या तो हम बेसिक ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ या हो सकता है कि एम्बेसी भी आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को रिक्वायर्ड करे। तो इन केस अगर आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म रिक्वायर्ड किए जाते हैं, अदर देन द फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको बताया या जो गाइडलाइंस में मेंशन है, तो आपने उन डॉक्यूमेंट और उन फॉर्म को भी सबमिट करना है। तो इट्स मीन कि अगर कोई यूनिवर्सिटी एम्बेसी आपको कहती है कि ये एडिशनल डॉक्यूमेंट हमें चाहिए और ये रिक्वायरमेंट है इन डॉक्यूमेंट की, आपने इसे फुलफ़िल करना है, तो आपको फिर उन रिक्वायरमेंट को, जो डॉक्यूमेंट की हैं, उन्हें फुलफ़िल करना पड़ेगा और उन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को या फॉर्म को आपे सबमिट भी करना है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम एम्बेसी ट्रैक के थ्रू या यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी ने या एम्बेसी ने कुछ एडिशनल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट रखी हो एप्लीकेंट्स के लिए। तो अगर इन केस वो एडिशनल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट उस एम्बेसी ने या यूनिवर्सिटी ने सेट की है, तो देन आपको उस एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को भी मीट करना है। तो मेक श्योर करें कि जब आप अप्लाई करने लगे हैं थ्रू यूनिवर्सिटी ट्रैक और एम्बेसी ट्रैक, तो उनकी जो गाइडलाइंस हैं, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट सबमिशन, रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपने उनको ज़रूर पढ़ना है और उन रिक्वायरमेंट्स को आपने ज़रूर फुलफ़िल करना है। हो सकता है कुछ ऐसी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हों जो उन्होंने सेट की हों, तो इन केस अगर उन्होंने ऐसा किया है, तो देन यू हैव टू मीट दोज़ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एज़ वेल। नाउ वी विल टॉक अबाउट how many set of documents are actually required if I am applying through embassy track, or how many set of documents are actually required if I am applying through the university track। तो इन केस अगर आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 4 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाना है। एक जो होगा वो आपका अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म डॉक्यूमेंट का सेट होगा, और जो 3 एडिशनल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उनकी फ़ोटोकॉपी सेट होंगे। और इसी तरह अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि सिर्फ़ एक जो आपका अपोस्टल और कंसोलर कन्फर्म सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने उनको सबमिट करवाना है। ऑल्दो मैंने एक डिटेल में बताया था कि आप किस तरह से या तो अपने डॉक्यूमेंट को अपोस्टल करवा सकते हैं या उनको कंसोलर कन्फर्म करवा सकते हैं। मैं दोबारा से एक ओवरव्यू देता हूँ कि हमने एक्चुअली करना क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को अपोस्टल करवाना चाहते हैं और अगर आप अपोस्टल कंट्रीज़ की लिस्ट में आते हैं और ये सर्विस आपके कंट्री में अवेलेबल है, तो देन आपने क्या करना है? आपने सिंपली क्या करना है कि वो डॉक्यूमेंट जिनको हमारा अपोस्टल करवाना ज़रूरी है, आपने सिंपली उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर उस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के पास जाना है जो आपको अपोस्टल की सर्विस दे रहा है। देन वो इंस्टीट्यूशन आपको विद इन अ डे या विद इन अ कपल ऑफ डेज़ आपके डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल करके दे देगा। तो ये हमारे पास होता है अपोस्टाइल का प्रोसेस, जो कि थोड़ा ईज़ी है लेकिन एक्सपेंसिव होता है। बट इफ वी टॉक अबाउट कंसोलर कन्फर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो कंसोलर कन्फर्म में क्या होता है कि उन डॉक्यूमेंट को क्या करना है कि उन डॉक्यूमेंट को उस रिस्पेक्टिव बोर्ड से वेरीफाई करवाना है जिन बोर्ड ने उन डॉक्यूमेंट्स को इश्यू किया है।
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने हाई स्कूल से कोई सर्टिफ़िकेट लिया है, तो देन आपने क्या करना है कि जो हाई स्कूल सर्टिफ़िकेशन इश्यू इंस्टीट्यूशन होता है किसी भी कंट्री का, आपने उन सर्टिफ़िकेट को उस इंस्टीट्यूशन से पहले वेरीफ़ाई करवाना है। पाकिस्तान की बात की है तो यहाँ पर क्या होता है कि आईबीसीसी बोर्ड होता है, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफ़िकेशन करता है। तो अब आपने खुद देखना है कि आपकी कंट्री में कौन-सा ऐसा इंस्टीट्यूशन या बोर्ड है जो कि इन डॉक्यूमेंट की वेरिफ़िकेशन करता है। तो देन जब आप उनसे वेरीफ़ाई करवा लें, तो करवाने के बाद आपने क्या करना है, देन आपने मोफ़ा के पास जाना है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, और उन डॉक्यूमेंट को फर्दर मोफ़ा से अटेस्ट करवाना है। एंड एट द लास्ट क्या करना है कि वो मोफ़ा से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को आपने क्या करना है, कंसोलर कन्फर्मेशन करवानी है कोरियन एम्बेसी से, जो कि आपके कंट्री के अंदर लोकेटेड होगी। लेकिन ये जो प्रोसेस है कंसोलर कन्फर्म डॉक्यूमेंट को करवाने का, ये थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। हो सकता है कुछ कंट्री के अंदर जो एम्बेसी है वो ये कहे कि हम जो है वो सिर्फ़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही कंसोलर कन्फर्म करते हैं, हम फ़ोटोकॉपीज़ को नहीं करते। तो देन आपने इस चीज़ को लाज़मन देखना है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट शायद ये कह रहे थे कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फ़ोटोकॉपी करवा लें, देन उनको नोटराइज़ करवा लें, और देन जो है नोटराइज़्ड डॉक्यूमेंट को हम मोफ़ा से टेस्ट करवा लें, और मोफ़ा के अलावा हम उनसे कोरियन एम्बेसी से टेस्ट करवा लें। तो ऐसा भी हो सकता है अगर ये एक्सेप्टेबल है, और अगर वो जो कंसोलर कन्फर्मेशन वाले हैं वो ये सर्विस दे रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बट इन केस अगर ऐसा नहीं हो रहा, तो जो प्रोसेस मैंने पहले बताया, आपको उस प्रोसेस के साथ जाना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द अपोस्टल और कंसोलर कन्फर्मेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट, कि अगर आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं और वो आपको री इश्यू नहीं किए जाएँगे, मीन्स कि अगर आपको डॉक्यूमेंट सिर्फ़ एक बार मिलते हैं और दोबारा आपको वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलते, तो इस केस में आपने क्या करना है कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अपने पास रखना है, और कंसोलर कन्फर्म या अपोस्टाइल करवाना है अपनी नोटराइज़्ड कॉपी को। तो इस तरह से आप उन डॉक्यूमेंट को भी सबमिट करवा सकते हैं। मीन्स कि जो नोटराइज़्ड कॉपी है, देन उसको अपोस्टाइल या कंसोलर कन्फर्म करवा कर आप सबमिट कर सकते हैं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आपने सबमिट नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि क्या सिर्फ़ हम सिंपल नोटराइज़्ड डॉक्यूमेंट को सबमिट करवा सकते हैं? तो सिंपल नोटराइज़्ड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। इसी के साथ-साथ जो अपोस्टाइल और कंसोलर कन्फर्म जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उनकी जो नोटराइज़्ड कॉपी है, अगर आप उनको भी सबमिट करवाएँगे, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आई होप सो कि जो कंसोलर कन्फर्म और अपोस्टल करवाने हैं आपने डॉक्यूमेंट, उसका जो प्रोसीजर है, ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, लेकिन अभी भी आपको समझ आ गया। लेकिन इन केस अगर अभी भी समझ नहीं आया, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2023, तो जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो कब तक है? मीन्स कब तक मैं जो है वो जीके स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो जो डेडलाइन है वो एक्चुअली हर एक जो कोरियन एम्बेसी जो डिफरेंट कंट्रीज़ में लोकेटेड है, वो खुद से सेट करेगी। इसी तरह हर एक वो यूनिवर्सिटी जो कि पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर, वो खुद से उस डेडलाइन को सेट करेगी। तो कोई एक स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं है मेरे पास आप लोगों के लिए कि इस यूनिवर्सिटी की ये डेडलाइन है और इस यूनिवर्सिटी की ये डेडलाइन है। क्योंकि आप डिफरेंट कंट्री से हो सकते हैं, और तो डिफरेंट कंट्रीज से अगर हैं, तो इट्स मीन कि उन डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट डेडलाइन हो सकती है। कोई एक डेडलाइन नहीं है कि मैं कहूँ कि इस कंट्री की ये डेडलाइन है और इसी कंट्री की भी ये सेम डेडलाइन है। इट्स मीन कि डेडलाइन हर कंट्री की डिफरेंट होगी। तो इट्स मीन कि जो कोरियन एम्बेसीज हैं लोकेटेड डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, वो खुद से उन डेडलाइन को सेट करेंगी, और उनकी डेडलाइन एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह वो सारी यूनिवर्सिटीज़ जो कि जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनकी डेडलाइन भी डिफरेंट हो सकती है। सो इट्स मीन कि अगर एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो एम्बेसी जो है वो सेट करेगी, एम्बेसी इटसेल्फ, और अगर यूनिवर्सिटी की बात की, तो यूनिवर्सिटी जो है वो भी सेट करेगी इटसेल्फ। तो एम्बेसी ट्रैक की डेडलाइन मीन्स डिफरेंट होगी, और यूनिवर्सिटी ट्रैक की डेडलाइन डिफरेंट होगी, जो कि दोनों खुद डिसाइड करें कि उन्होंने एप्लीकेशन की डेडलाइन कब तक रखनी है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैंने अप्लाई करना है, तो मुझे एटलीस्ट पता तो चले कि डेडलाइन है क्या? तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपने ये करना है कि जो गाइडलाइंस की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि गाइडलाइंस फॉर्म आपको मिलेगा, उस गाइडलाइन फॉर्म में आपने जाना है, और वहाँ पर गाइडलाइन फॉर्म के लास्ट पर 2 किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। पहली इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि अगर आपके कंट्री के अंदर जो कोरियन एम्बेसी है, उससे आपने कॉन्टैक्ट करना है ये पूछने के लिए कि उस स्कॉलरशिप एप्लीकेशन की डेडलाइन कब तक है, तो आप उस एम्बेसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसकी जो डिटेल है वो उस जीके स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन गाइडलाइंस के लास्ट पर अवेलेबल होती है।
तो आप वहाँ से जाकर उन्हें सिंपली ईमेल कर सकते हैं और उनसे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है उसे पूछ सकते हैं। इसी तरह वो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं और ये चेकआउट करना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी की डेडलाइन कौन-सी है, तो यूनिवर्सिटी की भी सारी इन्फॉर्मेशन यानी वो सारी यूनिवर्सिटी जो जीके स्कॉलरशिप के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन भी इसी गाइडलाइन के लास्ट पर अवेलेबल होगी। आप सिंपली जाएँगे और उस यूनिवर्सिटी का नेम देखेंगे जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, देन डिपार्टमेंट देखेंगे, देन डिपार्टमेंट के सामने वो ईमेल मेंशन होगा उस यूनिवर्सिटी का जिस ईमेल के थ्रू आप उनसे कॉन्टैक्ट कर एप्लीकेशन की डेडलाइन को पूछ सकते हैं। इसी के साथ-साथ अगर आपको ईमेल का अगर इन केस रिस्पॉन्स नहीं आता या ईमेल के थ्रू आपको नहीं पता चलता, तो आपने क्या करना है कि अगर आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं, तो एम्बेसी ट्रैक के अंदर अब आपके कंट्री के अंदर जो कोरियन एम्बेसी की साइट है, आप उसको बार-बार विज़िट करते रहें और विदिन अ कपल ऑफ डेज़ आपको वहाँ पर भी ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है और डेडलाइन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी कि कब तक आप उनकी एम्बेसी के अंदर एप्लीकेशन को सबमिट करवाएँगे। और इसी तरह यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू जो लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, उन्होंने भी यही करना है कि जिस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं और अगर वो यूनिवर्सिटी जीके स्कॉलरशिप की पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी में आती है, तो देन सिंपली उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विज़िट करते रहें, देखते रहें क्या स्कॉलरशिप की अपडेट आई है। तो हो सकता है विदिन कपल ऑफ डेज़ 3-4 दिन के अंदर वो वहाँ पर एक नोटिस दे देंगे कि कब तक उनकी एप्लीकेशन डेडलाइन है और कब तक आप जीके स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये चेकआउट करना है कि जीके स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन डेडलाइन है क्या? ऑल्दो आपके कंट्री के अंदर जो कोरियन एम्बेसी की साइट है, वहाँ पर ये डेडलाइन अनाउंस हो जाएगी और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी वहाँ मिल जाएगा और गाइडलाइंस भी आपको मिल जाएँगी। अगेन मैं एक चीज़ रिपीट करने लगा हूँ कि जो गाइडलाइंस हैं आपने उन्हें मस्ट फॉलो करना है क्योंकि गाइडलाइंस के अंदर ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको माइट भी हम इग्नोर कर देते हैं और वो इंस्ट्रक्शन इग्नोर करने की वजह से हम कन्फ्यूजन या डाउट में चले जाते हैं। तो कोशिश करनी है कि वो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़नी है क्योंकि ईच ईयर हो सकता है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो थोड़ी चेंज हो जाएँ क्योंकि इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस चेंज हो सकती हैं। तो इसलिए कोशिश करनी है कि चीज़ें और गाइडलाइन जो इंस्ट्रक्शन वहाँ मेंशन है उनको ज़रूर पढ़ना है और बहुत सारी जो आपकी कन्फ्यूजन है आई होप सो कि वो इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस को पढ़ने के थ्रू ही रिज़ॉल्व हो जाएँगी। लास्ट पर बात करते हैं कि अगर मैंने अब एप्लीकेशन फॉर्म गेट करना है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से गेट करना है मैं लास्ट पर बताऊँगा। तो अगर आपने अब एप्लीकेशन फॉर्म गेट करना है और इन गाइडलाइंस को गेट करना है जिनके बारे में बात कर रहा हूँ और कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, किन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मैंने गेट करनी है ताकि ये देख सकूँ कि कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी मैं पढ़ सकता हूँ अंडर जीके स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो ये चीज़ें कहाँ से मुझे मिलेंगी? तो 2 तरीके हैं इन चीज़ों को गेट करने के। पहला तरीका तो आपके पास ये होगा कि पहले देखें कि आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू जा रहे हैं। तो इन केस अगर आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपके कंट्री के अंदर जो कोरियन एम्बेसी है आपने उसकी साइट पर जाना है और उस साइट पर जाकर आप सिंपली सर्च करेंगे जीके स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो वहाँ से आपको जीके स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो गाइडलाइंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो यूनिवर्सिटी की लिस्ट है जो कि पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपको ईज़िली मिल जाएगी और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ-साथ अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करें तो आपने क्या करना है कि जिस भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं उनकी साइट पर जाना है एंड देन आपने इसी तरह सर्च करना है जीके स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में 2023 के बारे में और वहीं पर आपको जीके स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, गाइडलाइंस भी मिल जाएँगी। विदिन अ कपल ऑफ डेज़ अगर आप चेक करेंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ अवेलेबल होंगी। लेकिन अगर अभी गेट करना चाहते हैं गाइडलाइंस पढ़ना चाहते हैं और फॉर्म देखना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग देखना चाहते हैं तो सिंपली क्या करें स्टडी इन कोरिया एक साइट है रिगार्डिंग द जीके स्कॉलरशिप। आप वहाँ पर जाएँगे और उनके नोटिस बोर्ड में जाएँगे और वहाँ से सिंपली आप इन एप्लीकेशन फॉर्म को, यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट को और जो हमारे पास गाइडलाइंस हैं उनको गेट कर सकते हैं। सो आई होप सो कि मैं आपको डिटेल में बता पाया और आपकी जो कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग द जीके स्कॉलरशिप एप्लीकेशन 2023 उनको क्लियर कर पाया और बस सिंपली अब आपने क्या करना है कि अप्लाई करना है एज़ सून एज़ पॉसिबल और ज़्यादा डिले नहीं करना। अगर एम्बेसी ट्रैक के थ्रू जा रहे हैं तब भी और अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू जा रहे हैं तब भी और होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी और बस बिलीव रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ और सिंपली उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो बट इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन और कोई बात अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं है किसी चीज़ में अगर आपको कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है तो you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So meet you in the next video. Till then, Allah Hafiz.